आज के इस वीडियो में पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल नरकटियागंज में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा 2026 में पूछे गए सभी विषयों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। सर्वप्रथम है लघु अधिनियम। लघु अधिनियम में प्रथम प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सूचना की शक्तियां और कार्य किस धारा में है? तो सूचना की शक्तियां और कार्य धारा 18 में है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में है। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है। तो मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, यातायात चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो यातायात चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आदेशात्मक चिन्ह, सूचनादायक चिन्ह और चेतावनी सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है आपका चेतावनी चिन्ह होते हैं। तो चेतावनी चिन्ह आपका होता है त्रिभुज के आकार में। चेतावनी चिन्ह होता है त्रिभुज के आकार में। वहीं अगर आदेशात्मक चिन्ह पूछा जाएगा तो वो होता है गोलाकार में। और सूचनादायक चिन्ह अगर पूछा जाता है तो किस आकार का होता है? तो वर्गाकार या फिर आयताकार बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 में अंकित धारा का सुमेलित करें। इसमें प्रथम प्रश्न है, धारा 39। धारा 39 में है अभियोजन स्वीकृत्यादेश। इसमें जो है डीएम की पूर्व अनुमति लेकर के अभियोजन स्वीकृत्यादेश लिया जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अभियोजन स्वीकृत्यादेश। 39 का हो गया अभियोजन स्वीकृत्यादेश। नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न, धारा 10। धारा 10 में है हथियारों के आयात निर्यात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता। तो हथियारों के आयात निर्यात के लिए लाइसेंस ई में हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, धारा 12। धारा 12 में है आपका हथियारों के परिवहन में रोक या फिर मनाही का अधिकार। हथियारों के परिवहन पर रोक या मनाही का अधिकार। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न, धारा 17। धारा 17 में है लाइसेंस का परिवर्तन, निलंबन एवं रद्दीकरण। तो चौथा का हो जाएगा 1, लाइसेंस का परिवर्तन, निलंबन एवं रद्दीकरण। नेक्स्ट है पांचवा नंबर प्रश्न, धारा 19। धारा 19 में है लाइसेंस देखने के लिए मांगने का अधिकार। तो लाइसेंस देखने के लिए मांगने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट है पुलिस हस्तक नियम। इसमें सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें प्रथम प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में उल्लेख है कि पुलिस बल के सभी सदस्य अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है? तो यह है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 में। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, पुलिस कर्मियों का आचरण का उल्लेख पुलिस हस्तक के किस नियम संख्या में है? तो पुलिस कर्मियों के आचरण का उल्लेख है पुलिस हस्तक नियम संख्या 5 में। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, पुलिस बल के सभी अधिकारियों जहां वे पदस्थापित हैं उस क्षेत्र के स्थानीय भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए का उल्लेख जो है बिहार पुलिस हस्तक नियम संख्या कितना में है? तो इसका उल्लेख है पुलिस हस्तक नियम संख्या 7 में। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात जाने आने की अवधि को छोड़कर कितने समय से अधिक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा? तो 24 घंटा से अधिक जो है पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न है, किसी बंदी को या कैदी को थाना पर पुलिस अभिरक्षा हाजत में डालने के पहले उसके शारीरिक परीक्षण की जाएगी का उल्लेख जो है किस पुलिस हस्तक नियम में है? तो शारीरिक परीक्षण का उल्लेख है पुलिस हस्तक नियम 238 में। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, SHO
थाना अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में है? तो इसका भी वर्णन जो है धारा 23 में ही है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 में थाना अध्यक्ष के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार से राष्ट्रीय सलामी राष्ट्रपति को दी जाएगी। राष्ट्र सलामी किसको किसको दी जाएगी? तो राष्ट्रपति को, राज्यपाल को एवं तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका बृहद अधिनियम। बृहद अधिनियम में सर्वप्रथम है भारतीय न्याय संहिता BNS से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें प्रथम प्रश्न है, सामान्य आशय से किया गया कार्य भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो सामान्य आशय से किया गया कार्य है धारा 3 का 5 में, BNS की धारा 3 का 5 में। अगर यहीं पे पूछा जाता सामान्य उद्देश्य से किया गया कार्य, तब हो जाता धारा 190 में। चलिए नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका धारा 34 से लेकर के 44 तक में वर्णित है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन को, धारा 35। तो धारा 35 में मुख्य रूप से है शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सामूहिक बलात्संग का अपराध का दंड भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो सामूहिक बलात्संग के अपराध का दंड भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में वर्णित है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, चोरी का अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में दंड का प्रावधान है? तो चोरी के अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के 1 में दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट छठा नंबर प्रश्न है, आपराधिक अभित्रास की परिभाषा, आपराधिक अभित्रास की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो आपराधिक अभित्रास की परिभाषा जो है BNS की धारा 351 के 1 में है। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, डकैती करते समय किसी व्यक्ति की हत्या कर देने पर भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा लगती है? डकैती करते समय किसी व्यक्ति की हत्या कर देने पर जो है BNS की धारा 310 का 3 लगता है, धारा लगता है। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है, आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में है? तो आपराधिक न्यासभंग, जिसको कि हम आपराधिक विश्वासघात बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोल सकते हैं, इसको जो है धारा 316 में रखा गया है। BNS की धारा 316 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, चुराई हुई संपत्ति भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा से संबंधित है? तो चुराई हुई संपत्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 से संबंधित है। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, लोक सेवक पर हमला भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा से संबंधित है? तो लोक सेवक पर हमला भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 से संबंधित है। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों को भरें। इसमें प्रथम प्रश्न है, हत्या का दंड डैश BNS की किस धारा में है? तो हत्या का दंड जो है आपका BNS की धारा 103 में है, 103 में है। इसके तहत जो है दंड मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दिया जाता है। नेक्स्ट दूसरा है, लूट में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या डैश होती है। तो लूट में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, हत्या के प्रयास के लिए दंड की धारा डैश BNS में है। हत्या के प्रयास के लिए दंड धारा 109 BNS की धारा 109 में है, BNS की धारा 109 में है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, लूट में शामिल अपराधियों की संख्या कम से कम डैश होती है। तो लूट में शामिल अपराधियों की संख्या कम से कम 1 हो सकती है और अधिकतम लूट में जो है अधिकतम अपराधियों की संख्या 4 होती है
और जैसे ही 5 या फिर 5 से अधिक हो जाती है लूट में अपराधियों की संख्या तो वह डकैती कहलाता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, दहेज हत्या की धारा डैश बीएनएस की डैश धारा में है। दहेज हत्या बीएनएस की धारा 80 में है, 80 में है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, मिलान करें। प्रथम है इसमें चोरी की सज़ा, तो चोरी की सज़ा है 7 साल से कम की सज़ा। इसमें चोरी के लिए जो है सज़ा निर्धारित है, सामान्य चोरी के लिए 3 साल, और अगर सरकारी संपत्ति की चोरी की जाती है तो उसमें 7 साल। तो इसमें हो जाएगा इसका सही उत्तर, चोरी की सज़ा के लिए 7 साल से कम की सज़ा, ताकि 3 साल वाला ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट दूसरा है ख नंबर प्रश्न, हत्या की सज़ा। तो हत्या के लिए सज़ा है मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युदंड, मृत्यु या आजीवन कारावास, हत्या की सज़ा। नेक्स्ट तीसरा है ग में व्यपहरण। व्यपहरण है किसी भी नाबालिग बच्चे का व्यपहरण होता है। व्यपहरण जो है किसी भी नाबालिग बच्चे का होता है। नेक्स्ट है अपहरण। अपहरण जो है बालिग व्यक्ति का होता है और डरा धमका करके या फिर इसका किडनैप कर लिया जाता है। अपहरण उठा लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है अंगवा नंबर प्रश्न, घोर उपहति की धारा 116 बीएनएस में क्या है? गंभीर जख्म। घोर उपहति क्या है? गंभीर जख्म 116, ग्रीवियस हर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसमें प्रथम प्रश्न है, बिना वारंट किसी को बीएनएसएस की किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है? तो बिना वारंट के जो है बीएनएसएस की धारा 35 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, बीएनएसएस के किस धारा के तहत फरार व्यक्ति के विरुद्ध कुर्की जब्ती का निर्णय लिया जाता है? तो बीएनएसएस की धारा 85 के तहत जो है फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की की जाती है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थापन करा देना चाहिए? तो गिरफ्तार व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थापन करा देना चाहिए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, तलाशी जब्ती का वीडियोग्राफी अनिवार्य है अथवा नहीं? तो हाँ, तलाशी एवं जब्ती का वीडियोग्राफी अनिवार्य है। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 126 के अंतर्गत कार्यवाही किस लिए की जाती है? तो 126 में है, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति या फिर जमानत। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन क, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति या जमानत। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। इसमें प्रथम है वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न, वास्तविक साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वास्तविक साक्ष्य, यह साक्ष्य प्रायः भौतिक रूप से मिलते हैं, सही है। यह वास्तविक साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यह भी सही है। घटना को साबित करने में यह न्यायालय पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, तो इसका सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, प्राथमिक साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्राथमिक साक्ष्य के संदर्भ में जो है आपका कथन देखते हैं। प्रथम है, जब कोई दस्तावेज एक ही समय में एक समान विधि के द्वारा कई प्रतियों में बनाया गया, तो वो प्राथमिक साक्ष्य ही सही है। दूसरा है, कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में तैयार किया जाना, ये भी सही है। तीसरा है कि मूल कागजात एवं दस्तावेज से मशीनों द्वारा तैयार की गई प्रतियां, नहीं, यही जो है प्राथमिक साक्ष्य नहीं है, यह द्वितीयक साक्ष्य है, तो ये गलत है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गो, यही सही नहीं है। नेक्स्ट चौथा है, कागज पर लिखी गई बातों को साबित करने का सर्वोत्तम साक्ष्य, तो यह भी प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गो, मूल कागजात एवं दस्तावेज से मशीनों के द्वारा तैयार की गई प्रतियां, जो कि प्राथमिक साक्ष्य नहीं बल्कि द्वितीयक साक्ष्य है। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, मृत्युकालीन बयान किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो मृत्युकालीन बयान आता है आपका धारा 26 के अंतर्गत। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, दस्तावेजी साक्ष्य किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो दस्तावेजी साक्ष्य आपका आता है धारा 57 के अंतर्गत।
दस्तावेजी साक्ष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य होते हैं। प्राथमिक साक्ष्य को धारा 57 में रखा गया है, द्वितीयक साक्ष्य को धारा 63 में रखा गया है। नेक्स्ट 5वां है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं। प्रथम है परिस्थितियों से उत्पन्न साक्ष्य, ये सही है। पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, ध्यान देना है। परिस्थिति से उत्पन्न साक्ष्य सही है। दूसरा है सुनसान जगह पर किया हुआ अपराध जिसे किसी ने नहीं देखा है, ये भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। नेक्स्ट है भौतिक रूप में साक्ष्य का मिलना, ये देखिए गलत हो गया आपका। भौतिक रूप में साक्ष्य का मिलना आपका वास्तविक साक्ष्य है, ना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। और चौथा है शक के आधार पर अनुमान लगाना, ये भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक रूप में साक्ष्य का मिलना, जो कि वास्तविक साक्ष्य का उदाहरण है। चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।